जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। इसे मैंने 5-6 वीडियो अपलोड कर दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। प्लीज़ आप उस वीडियो देख लीजिएगा। मुझे लगता है यदि आप इतना कर लेंगे ना, आपको 70 से 80% तो निश्चित तौर पे आपका जो है इतिहास कंप्लीट हो ही जाएगा। क्योंकि मैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11th 12th को इतिहास का जो आधुनिक भारतीय खंड होता है उसको मिलावट के साथ लेके आता हूँ। तो आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा डिस्कशन के साथ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप नए आए हैं तो उम्मीद करेंगे कि माता सरस्वती के लिए आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सरस्वती आप पर दया बरसाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप माता सरस्वती के लिए आप अपने सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त कि बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था। तो बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त आप भी जानते हैं, इसका आंसर जो होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया था। आप भी जानते हैं कब हुआ था। तो 1793 में। कब? 1793 में कॉर्नवालिस आया था और उसी टाइम में क्या हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त का लागू भी हुआ था। यहाँ पर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा लाइन को। दोस्त आप आराम से पढ़िएगा, आपको हर बार नहीं होनी चाहिए और आपको बहुत कुछ सीखेंगे आप यहाँ से। तो 1770 में अकाल में ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की नींद सुला दी थी। देखिए ध्यान से। तो 1770 में एक अकाल पड़ा था बंगाल में, जो कि 1 करोड़ से भी अधिक लोग को नींद सुला दिया था। यहाँ आप पढ़ेंगे, जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको, तो बोलता लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, देखिए हुआ ना। तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। उसी टाइम में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। यह भूमि राजस्व तय करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक समझौता था। भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व का आय प्रमुख स्रोत था। इस बात को आप ही याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ पर विद्रोह किया था। ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे की जब भी बात आएगी ये आपका बैरकपुर हो जाएगा। बैरकपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया था, ये आपका बैरकपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। जब यहाँ तक पढ़ेंगे अब इसको आप पढ़ेंगे, साफ साफ कह रहा है कि मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। कहने का मतलब मंगल पांडे बैरकपुर से ही संबंधित हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला भारत में 2001 से लेकर 2011 में दशक महिला जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी। आप जानते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त 18.12 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत में 2001 के अपेक्षा 2011 में दशकीय भारतीय महिला जनसंख्या वृद्धि 18.12 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला बोल रहा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को दोस्त याद रखिएगा आप, ये आपका श्रम मंत्री सौंपा गया था। तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। तो ये आपका जानते हैं 1946 में श्रम विभाजन हुआ करते थे। सॉरी कहते श्रम विभाजन श्रम मंत्री जो हुआ करते थे वो आपका जगजीवन राम हुआ करते थे। जब इसको आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन तो निश्चित आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, व्यापार मंत्री इब्राहिम इस्माइल, उद्योग आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई और श्रम मंत्री जगजीवन राम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप जब चलिए हम लोग नीचे पढ़ते वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बेटा संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त वो आपको भीमराव अंबेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये रहा वो लाइन जहाँ से प्रश्न उठाया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष हुआ जिन्हें भारत के संविधान के जनक, मतलब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए भारत के संविधान का जनक किसे कहा गया है। तो आप बोलेंगे सर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक माना गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पे पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। ध्यान रखिएगा, ये आपको 1938 और 1939 में अध्यक्ष हुए थे, इसलिए इसका आंसर 2 बार हो जाएगा। इसका आंसर 2 बार सही हो जाएगा, 1938 और 1939 में। आप तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो 1939 में जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का स्थापना किया था। फिर बोल रहा है हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में INC का अध्यक्ष रूप में चुना गया था, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण त्रिपुरी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कोलकाता में फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ध्यान रखिएगा, ये आपका कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस का 1939 में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइन को पढ़ेंगे थोड़ा सा। उन्होंने राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को संबोधित किया था और प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो का नारा जय हिंद दिया था। तो द इंडियन स्ट्रगल इन्हीं की आत्मकथा हुआ करती थी। द इंडियन स्ट्रगल किसकी? तो सुभाष चंद्र बोस की ही आत्मकथा हुआ करती थी। और उन्होंने कहा था दिल्ली चलो का नारे और जय हिंद का नारा ये सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। अगला बोल रहा है कि 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका जवाब। यहाँ जब थोड़ा सा फैक्ट बढ़ेंगे आप ध्यान से, तो बोल रहा है कि भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा 1872 में, और 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की जा सकी थी। इस बात को आप याद रखिएगा। बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो कौन है दोस्त? सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा सा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे साफ साफ, यहाँ उसका आंसर मिल जाएगा आपको कि देखिए यहाँ पे ध्यान से, हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम 877 है, बिहार में लिंगानुपात 1916 है, और यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो आपका गोपालगंज है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर है। तो यही क्वेश्चन पूछा था, भागलपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि माता सरस्वती के लिए आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना। क्या हो जाएगा इससे आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको सरस्वती माता आपको क्या करेंगे तो आशीर्वाद देंगे, और आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो आप भी जानते दोस्तों, द्वितीय अधिवेशन ये कोलकाता में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। इस बात को आप याद रखिएगा। और इसमें मुस्लिमों की संख्या 33 हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिमों ने भाग लिया था। इसमें 33 मुस्लिमों ने भाग लिया था। इस बात को आप याद रखिएगा। दोस्त आज का कुछ टॉपिक था, और एक वीडियो और बचा है जो अब मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आपका पूर्णतः इतिहास खत्म हो जाएगी, और आपका आधुनिक भारत का इतिहास जो था वो आपका समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगता भी होगा आप बहुत कुछ सीखते भी होंगे। 70 से 80% आपका यहाँ से कवर होता होगा। तो उम्मीद करते चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, बाकी सब्सक्राइब कर दीजिएगा माता सरस्वती के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक मुझे दीजिए विदा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।